बड़ी खबर की बात करेंगे। सबसे पहले गुजरात के मोरबी में एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहां केबल पुल जो है वो टूट गया और पुल टूटने की वजह से कई लोग नदी में गिरे हैं। और जो जानकारी इस वक्त अपडेट जो आ रहा है, हादसे में 45 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और 126 लोगों को बचाया गया। जैसे ये साफ होता है कि बड़ी संख्या में जब ये दुर्घटना हुई और ये केबल पुल टूटा है तो बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। इस पुल पर हादसे के वक्त पुल पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे और जो जानकारी है उसके मुताबिक 150 से ज्यादा लोगों के नदी में गिरने की जानकारी सामने आई है। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। बता दें कि मच्छू नदी पर यह पुल है जिसके टूटने की वजह से यह हादसा पेश आया है। इसमें मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एनडीआरएफ के जवान भी यहां पर पहुंच रहे हैं। राहत और बचाव का काम बड़ी तेजी से यहां पर चल रहा है। प्रधानमंत्री ने भी हर संभव मदद के निर्देश इस मामले में दे दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको गुजरात के मोरबी से बता रहे हैं, जहां पर केबल पुल जो है वो टूट गया। बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना ये पुल बताया जाता है जो कि यहां पर था। और हाल ही में अभी दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के बाद इसे रिस्टोरेट किया गया, यानी कि इसमें कुछ कामकाज था जिसकी वजह से इसे बंद कर दिया गया था। इसे ठीक करके और फिर वापस इसे खोला गया और इसके चंद दिनों बाद ही ये पुल जो है, ये केबल पुल जो है वो गिर पड़ा, जिसमें कई सारे लोग इस वक्त, जब केबल पुल गिरा है उस वक्त कई सारे लोग इस पे जमा थे। अतुल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि ये कैसे हादसा हुआ, इतनी संख्या में लोग क्यों जमा थे। अतुल, क्या जानकारी? जी, मैं बता सकता हूँ कि जो मोरबी का जो हैंगिंग ब्रिज है, जो स्टेट के ये लेवल से चल रहा है, बरसों पुराना हैंगिंग ब्रिज है। मोरबी की पेरिस की पहचान भी माना जाता है। वो हैंगिंग ब्रिज रिनोवेशन के बाद जो एक नया साल की शुरुआत जो माना जाता है सौराष्ट्र के, गुजरात के सौराष्ट्र में, तब ओपन किया गया था। और आज कई लोग हैं वो भी इस हैंगिंग ब्रिज को देखने के लिए गए थे। बाहर से आए हुए टूरिस्ट भी हैंगिंग ब्रिज को देखने गए हुए थे। और जहां प्रत्यक्षदर्शी के माना जाए तो 300 से ज्यादा लोग पुल पे शामिल थे। और अचानक ही 7:10 के बीच हैंगिंग ब्रिज का एक्सीडेंट हुआ और टूट गया। और सभी लोग जो हैंगिंग ब्रिज पे थे वो नीचे जो पानी है, जो मच्छू रिवर है, उसमें गिर गए थे और डूबने से महिलाओं, बच्चों और वृद्धों की मौत हो गई है। और अभी ये आंकड़ा जो है सिविल हॉस्पिटल 45 लोगों का लाश से पहुंच गई है और आगे भी 100 से ज्यादा लोग इजाग्रस्त थे। पीएम ने भी ट्वीट किया है और सहायता की जाहिरात की और सीएम जो है मोरबी आने के लिए निकल चुके हैं और अभी भी रेस्क्यू चालू है। जी, मोरबी, ये जो पुल है मोरबी में मच्छू नदी पर, क्या नदी की गहराई ज्यादा है? क्यों ये लोग जुटे थे, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो जो नदी की गहराई है, जो मच्छू नदी है, जो मोरबी की बहुत पुरानी नदी मानी जाती है, मच्छू नदी के ऊपर का ये ब्रिज है और ये स्टेट का ब्रिज है। यहाँ गहराई तकरीबन 20 से 25 फीट की गहराई है और जो पुल टूटा है उसके ऊपर जो मलबा है वही अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी पुल के नीचे का जो मलबा है वो भी निकालना बाकी है। रेस्क्यू का भी 50% काम भी पूरा नहीं हुआ है। गांधीनगर, राजकोट और सौराष्ट्र और गुजरात भर में से रेस्क्यू के लिए टीम निकल गई है और अभी ये रेस्क्यू चालू है। लोग यहां पर इतनी बड़ी संख्या में क्यों जुटे हुए थे? जो हैंगिंग ब्रिज है, अभी आज जो छठ पूजा है, छठ पूजा के दिन एक त्योहार माना जाता है। सौराष्ट्र में कई लोग बाहर से भी आते हुए हैं, बाहर से कई लोग धंधे के लिए जाते हैं, वो अपने वतन आए हुए होते हैं। वो अपने फैमिली के साथ ये आज इतवार का दिन है देखने के लिए गए थे और ये एक मोरबी की शान माना जाता है। जो भी आता है, मोरबी की एक पहचान है, एक हैंगिंग ब्रिज और दूसरा जो टाइल्स है, ये मोरबी की पहचान माना जाता है और उसके हिसाब से कई लोग हैं वो हैंगिंग ब्रिज पे थे। जी, अभी भी क्या लोग फंसे हुए? क्योंकि तस्वीरें जो आई हैं उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो केबल ब्रिज टूटा है उसके बाद उस टूटे हुए पुल के ऊपर से लोग आने की कोशिश कर रहे थे, कोई मदद उस वक्त तक नहीं मिल पाई थी। तो जी, जो है आज जो इतवार का दिन था, कई लोग गिरे और जो खबर मिलते मिलते ही 25 मिनट हो गए। रेस्क्यू में की टीमों में भी आने के लिए बहुत देर हो गई। 20 मिनट के बाद रेस्क्यू की टीमें पहुंची और तब तक जो वहाँ के आज जो लोग जो थे नजदीक में, जो इलाके के लोग थे, जो मोरबी सिटी के आजू बाजू के, वो डूबने के लिए जो पहचाने जाते हैं मछुआरे होते हैं, वो चले गए और सबका रेस्क्यू चालू कर दिया। बाद में प्रशासन दिया और रेस्क्यू चालू किया। जी, बड़ी संख्या में, जाहिर सी बात है, लोग परिजन जो हैं अपनों की तलाश में यहाँ पर पहुंचे होंगे।
जी, यहाँ अभी पता नहीं चल रहा है। लोग जैसे यहाँ जो मूवी में जो दृश्य दिखाए जाते हैं, लोग अपने में अपने ढूंढ रहे हैं, अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, कौन अपना है कौन गया है। लोग अपने जो मोरबी में एक ऐसा अभी वातावरण बन गया है, लोग सारा मोरबी है वो मानवता में महक गए, सब लोग सेवा में जुट गए। कौन किसका है, अपना पोता कहाँ है, अपना बेटा कहाँ है, अपनी पोती कहाँ है, सब लोग एक दूसरे को पूछ रहे हैं। जिसका भी फोन नहीं लग रहा वो सीधे घटना स्थल पे पहुंच रहे और सिविल हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नजर रखिएगा, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। लाइव तस्वीरें भी वहां से मिल रही हैं। ये बता रहे हैं कि अभी तक 35 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है, परंतु जिस प्रकार से स्थानिक और साथों साथ बता रहे हैं कि फायर विभाग के जो अधिकारी है, साथों साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, वो जिस तरह से बात कर रहे हैं उस तरीके से अभी तक 45 से 50 जितने जो मासूम बच्चे हैं उनकी मौत हो चुकी है। साथों साथ जिस डॉक्टर ने हमसे बातचीत की, उस डॉक्टर ने भी हमसे यही बातचीत की कि अभी तक 126 लोगों को उन्होंने तलाशा है। उनकी नाड़ी है वो चल रही है, उनका जो हार्ट है वो चल रहा है, उनकी सांसें है वो चल रही है कि नहीं, इस बात की डॉक्टर ने पुष्टि की थी। और उसी के चलते हुए अभी तक उन्होंने बताया है कि 60 से भी ज्यादा लोगों की मौत की अभी तक जो पुष्टि है वो हो चुकी है, और जिसमें ज्यादातर बच्चे थे। खास करके जिस तरह से सौराष्ट्र का जो ट्रेडिशन रहता है कि दिवाली से ही त्योहार, तो 60 से अधिक लोगों की मौत की खबर ऐसी मिल रही है, हालांकि पुष्टि होनी बाकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि उनकी तस्वीर एमपी कांग्रेस के किसी भी पोस्टर में न लगाई जाए। इसको लेकर उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ को चिट्ठी लिख दी है। इस खत में दिग्विजय ने लिखा है कि मुझे होर्डिंग और पोस्टर से दूर रखा जाए। उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के ऑफिशियल बैनर पोस्टर में उनकी तस्वीर न लगाई जाए। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस खत को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी कह रही है कि दिग्विजय सिंह जनता के विरोध से डरे हुए हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह की इच्छा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी पोस्टर में उनकी तस्वीर न लगाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को ये खत लिखा है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए जो भी सामग्री पीसीसी तैयार कर रही है, उसमें सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते कमलनाथ की तस्वीर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर अनुरोध किया है कि उनकी तस्वीर का कहीं उपयोग न हो। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस खत पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने खत के बहाने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह न सिर्फ धर्मांतरण करने वाली शक्तियों को बढ़ावा देते हैं, बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग को बढ़ावा भी देते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कहा है कि दिग्विजय सिंह के प्रचार करने से वोट कटते हैं, इसलिए वो पोस्टर पर अपनी तस्वीर लगाने से डर गए हैं। हिंदुओं के अपमान करने वाले, हिंदुओं को विध्वंसक बताने वाले वीडियो को भारत जोड़ो यात्रा के नाम से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले श्रीमान दिग्विजय सिंह जी अगर कहते हैं कि पोस्टर बैनर में उनके चित्र ना हो, तो मतलब समझा जा सकता है जैसे उनके प्रचार करने से वोट कटते हैं, वैसे ही भारत जोड़ो यात्रा की असलियत उजागर करने पर और इनके चित्र दिखाई देने पर ये हिंदुओं का विरोध किस प्रकार से लगातार करते आ रहे हैं, चाहे वो धर्मांतरण करने वाली शक्तियों को प्रोत्साहन देने का मामला हो या टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने का मामला हो, ये लगातार उजागर होता रहा है। इसलिए डर गए श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। उधर चिट्ठी पर गरमाई सियासत के बाद कांग्रेस की सफाई भी आ गई। कांग्रेस का दावा है कि दिग्विजय सिंह सिद्धांतवादी नेता हैं और पोस्टरबाजी से दूर रहते हैं। अब देखा गया है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पोस्टरबाजी, नारेबाजी से सदैव परहेज करते हैं। ऐसे कई अवसर आए जब उनके नारे लगाए गए तो उन्होंने आपत्ति दर्ज की खुले तौर पे, कार्यकर्ताओं को समझाइश दी। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाया कि मेरे नारे मत लगाओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी, इनके नारे लगाओ, जो भी पीसीसी चीफ हैं उनके नारे आप लगाओ। और जहां तक पोस्टरबाजी की बात है, उन्होंने इसके ऊपर सदैव कहा है कि पोस्टर सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो भी उनके लगना चाहिए, अन्य नेताओं को इससे परहेज करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी इसका बड़ी सख्ती से पालन करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश का वो उनका नेता है। आज कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं।
मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से ऐन पहले दिग्विजय सिंह का कमलनाथ को खत, वो भी इस अनुरोध के साथ कि प्रचार के पोस्टर में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल ना किया जाए। जाहिर है दिग्विजय सिंह की इस चिट्ठी के कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। खास तौर पर बीजेपी को हमलावर होने का एक और मौका मिल गया। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। कालीचरण महाराज, जिनको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने है छत्तीसगढ़ में। कालीचरण महाराज की बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल से उनके आवास पर मुलाकात हुई और इसके बाद अब सियासत तेज होती जा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कालीचरण के विवादित बयान के पीछे बीजेपी का हाथ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र और अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने वाले अपने घर बुला के उनसे सपरिवार आशीर्वाद लिया। यह भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चरित्र है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी केस में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे कालीचरण महाराज को लेकर एक नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल से कालीचरण महाराज की मुलाकात पर कांग्रेस काफी हमलावर हो चुकी है। दरअसल कालीचरण महाराज ने बृजमोहन अग्रवाल के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर बृजमोहन अग्रवाल ने लिखा था, कालीचरण महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद हासिल किया। लेकिन ये मुलाकात अब सिर्फ एक आम भेंट तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपिता पर अभद्र टिप्पणी करने वाले से आशीर्वाद लेना बीजेपी का वास्तविक चरित्र है। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि कालीचरण ने बापू के खिलाफ जो अपशब्द कहे थे उसके पीछे बीजेपी का ही हाथ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र और अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने वाले, उनके खिलाफ अनर्गल बातें करने वाले कालीचरण को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने अपने घर बुला के उनसे सपरिवार आशीर्वाद लिया। यह भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चरित्र है, जो नाथूराम गोडसे से लेके महात्मा गांधी के खिलाफ विश्व भ्रमण करने वालों का हमेशा से महिमा मंडन करती है। कालीचरण को घर बुला के बृजमोहन अग्रवाल ने यह साबित कर दिया कि कालीचरण ने जो गांधी जी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया था उसके पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी थी। हमारा सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो स्वयं को गांधी जी का बड़ा अनुयायी बताते हैं, बड़ा अनुयायी बनने का ढोंग रचते हैं, कि क्या वे बृजमोहन अग्रवाल के कृत्य से सहमत हैं? अपने पार्टी के उन नेताओं के इस कृत्य से सहमत हैं कि जो गांधी जी के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग करने वालों का महिमा मंडन कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2023 के चुनाव के पहले इस प्रकार के तमाम विध्वंसक लोगों को बुला के प्रदेश की फिजा को खराब करने की अनेक कोशिश करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि गांधी जी के खिलाफ अपशब्द कहने वालों का बीजेपी महिमा मंडन कर रही है। जाहिर है कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उधर कालीचरण महाराज अपने विवादित बयान के बाद कानूनी कार्रवाई का सामना भी कर रहे हैं। 26 दिसंबर 2021 को रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन पर बापू के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा था, जिसके बाद रायपुर पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज कर उन्हें खजुराहो से गिरफ्तार किया था। करीब 3 महीने तक जेल में रहने के बाद उन्हें अदालत से जमानत मिली थी। अभी भी उनके खिलाफ केस चल रहा है, जिसमें 11 नवंबर को एक बार फिर से सुनवाई होनी है। हालांकि कानूनी पचड़ों के बावजूद उनके तेवर ढीले नहीं पड़े हैं और अब बृजमोहन अग्रवाल से उनकी मुलाकात के बाद सियासत भी तेज होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। और इधर इन दिनों छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जाहिर सी बात है, चुनाव भी है और फिर आदिवासियों का आरक्षण अगर कम हो जाता है तो फिर यह मुद्दा बनना भी था ही। आदिवासी समाज 32% आरक्षण बहाल करने की मांग कर रहा है। 12% इसमें घट चुका है और बीजेपी अब इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। कांग्रेस भी पलटवार में पीछे नहीं है। देखिए रिपोर्ट। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल की धूम नजर आने वाली है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों से भी कलाकारों का रायपुर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस मेगा फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति की झलक पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन इस बड़े समारोह के बीच
छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मुद्दा भी तेजी से सियासी रंग लेने लगा है। आदिवासी समाज की तरफ से 32% आरक्षण की मांग उठ रही है और बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में पीछे नहीं रहना चाहती। बीजेपी नेता केदार कश्यप आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आपस में लड़ाती है। 32% आदिवासी आरक्षण में 12% की कटौती का सियासी माइलेज लेने में जुटी बीजेपी ने कांग्रेस पर अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो की नीति अपनाने के आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से अंग्रेज हमको आपस में लड़ाया करते थे, उसी के तरह से आज कांग्रेस की सरकार आज हमको फिर से लड़ा रही है। मैं तो ये कहूंगा कि वास्तव में कांग्रेस अंग्रेजों का ही वंशज है, अंग्रेजों का ही जिन्स इन पे है। आज इसके कारण से इनकी जो नीति है वो फूट डालो और राज करो की नीति है। उधर राज्य सरकार आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर संजीदा नजर आती है और अपनी तरफ से तमाम कदम भी उठा रही है। इस बीच सरकार पर तीखा हमला बोलने वाले केदार कश्यप पर पलटवार किया है मंत्री कवासी लखमा ने। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में आदिवासियों के 700 गांव खाली किए गए और स्कूल बंद किए गए। लखमा ने कहा कि राजनीति में जिंदा रहने के लिए केदार कश्यप ऐसे बयान दे रहे हैं जबकि उन्हें आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। 15 साल रमन सिंह की सरकार में मंत्री था। आदिवासी के बारे में उसको बोलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके नेतृत्व में 3000 स्कूल जयगुरगोंडा से के आवापल्ली से ले आबुजमाड़ उसी का विधानसभा आते थे, स्कूल बंद करने वाला आदमी, उसके बाद 700 गांव खाली करने वाला आदमी, और भूपेश बघेल सरकार को बोलने का उसको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और बस्तर के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के आदिवासी उसको माफ नहीं करेंगे। और नकल कर रहा है शिवराज भी, वहां ग्वालियर में करा रहा है नृत्य। इनको सीखे केदार कश्यप को, वहां ग्वालियर में नृत्य हो रहा है। पहले छत्तीसगढ़ में वहां से होना चाहिए, वो हमारा बड़े भाई है, लेकिन यहाँ का नृत्य ग्वालियर में गूंज रहा है। इनको हक नहीं है। उधर आदिवासी आरक्षण पर राजनीति के बीच छत्तीसगढ़ में ट्राइबल डांस फेस्टिवल की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, जिसमें न सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों से बल्कि 9 दूसरे देशों के कलाकार भी रायपुर पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बड़े फेस्टिवल के जरिए आदिवासियों की नाराजगी कम करने की भी कवायद है। हालांकि लगता नहीं कि आदिवासी आरक्षण का मुद्दा जल्द ठंडा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तेलंगाना के दौरे पर है। यहां पर श्री रामचंद्र मिशन में आयोजित कार्यक्रम में भी वे शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान तेलंगाना में श्री रामचंद्र मिशन के मुख्यालय कान्हा शांतिवनम के हार्टफुलनेस सेंटर में ध्यान सत्र में शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने अपने संबोधन में एमपी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती में हार्टफुलनेस के जरिए पर्यावरण संरक्षण में कई काम हुए हैं। रामचंद्र मिशन के बाकी गुरु और आज दाजी ये कार्यभार संभाल रहे हैं। मैं मानता हूं कि उन परमात्मा की विभूति में से ही एक हैं जो आज के समय में हम सबको ज्ञान का प्रकाश देने, सद्बुद्धि देने, सन्मार्ग दिखाने आए हैं। और इसलिए केवल ध्यान और योग नहीं, अनेक तरह की गतिविधियां यहां चल रही हैं। अनेक तरह की गतिविधियां। यह बात बिल्कुल सही है कि आज के परिस्थितियों में यह संभव नहीं कि हम जंगल में जाके ध्यान करें। हम अपना काम धंधा करते हुए, दायित्व निभाते हुए, बिजनेस व्यापार करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं। परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि मैं उन सभी कार्यों का अभिनंदन करता हूं। हार्टफुलनेस अलग अलग गतिविधियों से फुल है। यहाँ योग भी करो, ध्यान भी करो, व्यापार भी करो, तकनीक का उपयोग करके बेहतर किसानी भी हो सकती है। इधर गुना में नाबालिग से दरिंदगी पर आक्रोश की आग बढ़ती जा रही है। घटना के विरोध में महिलाएं सड़क पर उतरी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गुना के चाचौड़ा में नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। इस प्रदर्शन में कई सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल हुए। वहीं आरोपियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की है। गैंगरेप के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला और यहां अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। वहीं चाचौड़ा थाना प्रभारी रवि गुप्ता को लाइन अटैच कर दिया गया है। ग्वालियर आईजी डी श्रीनिवास राव ने कार्रवाई की पुष्टि की। इसमें नगर पालिका के माध्यम से इन लोगों को अवैध निर्माण की नोटिस दी गई थी, क्योंकि इन्होंने किसी में भी भवन निर्माण अनुज्ञा नहीं प्राप्त की थी। इस कारण से नगर पालिका के द्वारा इनको अवैध घोषित करने के उपरांत ये डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। 5 आरोपी। चलिए बढ़ते हैं आगे। देश भर में लोक आस्था के महापर्व और सूर्य उपासना के महापर्व छठ को धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में भी छठ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आज शाम को डूबते सूर्य यानी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया और कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटों का निर्जला व्रत भी समाप्त होगा। लोक आस्था के महापर्व छठ की अद्भुत छटा आज देश को देखने को मिली। गंगा, नर्मदा सहित तमाम नदियों के घाटों से लेकर झीलों और तालाबों तक छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। मध्य प्रदेश में छठ को पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की आस्था से भरी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में भी छठ का पर्व मनाया जा रहा है। रायपुर सहित सूबे के कई इलाकों में छठ घाटों पर भक्ति का संगम देखने को मिला। जब भगवान सूर्य अस्ताचलगामी होने लगे तो छठ व्रतियों ने उन्हें अर्घ्य दिया। इस दौरान सुख और समृद्धि की कामना की गई। सीएम भूपेश बघेल भी रायपुर के महादेव घाट पर छठ पूजा में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने इस महापर्व की सभी को शुभकामनाएं दी। ये दूसरा राज्य है बिहार के बाद जिसमें छठ पर्व की छुट्टी, शासकीय छुट्टी मिली हुई है और इससे निश्चित रूप से ये जो छठ पर्व का हमारे छत्तीसगढ़ में महत्व बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने के लिए जहां हमने काम किया, वहीं जो उत्तर भारतीय लोग हैं उसके भी पर्व को यहाँ उतना ही सम्मान हम दे रहे हैं। तो ये जोड़ने का काम, भाईचारा का काम, ये संदेश पूरे छत्तीसगढ़ के माध्यम से पूरे देश को हम देना चाहते। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।